रूसी प्रेस अत्ताशी बोला, अच्छी बात है, इसको सब कुछ बता दिया है ना कि इसे समुद्री जहाज में ही रहना होगा और जहाज के कप्तान के लिए रोजाना मुगली पुलाव बनाना होगा। और जब जहाज रूस पहुंचेगा तो इसे जहाज से नीचे उतरने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। वही जहाज या दूसरा तिजारती जहाज जब माल लेकर भारत रवाना होगा तो इसे इसमें सवार करके वर्कर वापस भेज दिया जाएगा। हेड वर्ची ने कहा, इसे सब कुछ बता दिया गया है साहब, तुम बेफिक्र होकर इसे जहाज पर ले जाओ। इस दौरान कमांडो इमरान थोड़े पढ़े लिखे वर्ची की तरह स्टॉल पर बैठे मुस्कुरा कर कभी हेड वर्ची को और कभी रूसी प्रेस अत्ताशी को देख रहा था। रूसी प्रेस अत्ताशी ने कमांडो इमरान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमांडो इमरान ने जल्दी से कहा, सर मेरा नाम कबीरुद्दीन है साहब। कितनी जमातें पढ़े हुए हो? इमरान ने आंखों वाला चेहरा बनाकर हंसते हुए कहा, साहब चौथी जमात फेल हूँ। हेड वर्ची बोला, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मगर अपने काम का उस्ताद है। रूसी प्रेस अत्ताशी ने कमांडो इमरान को बड़ी तेज निगाहों से सर से पांव तक देखा और कहा, तुम्हें 5000 रुपए इंडियन करेंसी में तनख्वाह मिलेगी और खाना पीना जहाज के जिम्मे होगा। इसके अलावा तुम्हें 3 जोड़े जहाज के वर्चियों की वर्दी के भी मिलेंगे। तुम्हें मंजूर है? कमांडो इमरान ने हल्का सा सलूट करके कहा, साहब बड़ी मेहरबानी, मंजूर है साहब, आ जाओ मेरे साथ। हेड वर्ची ने इमरान से कहा, जाओ कबीरुद्दीन, कैप्टन साहब को ऐसा खाना खिलाना कि जब भी भारत आए तुम्हें ही साथ लेकर जाएं। जो हुक्म उस्ताद जी। और कमांडो इमरान और रूसी प्रेस अत्ताशी के साथ गाड़ी में सवार हो गया। रूसी कौंसल आने की गाड़ी बम्बई की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गई। तिजारती जहाज का रूसी कप्तान बिल्कुल सूरज रंग का गड्ढे हुए जिस्म वाला गोल मटोल आदमी था। उम्र 50 और 60 के दरमियान होगी। गर्दन, चेहरा और कोहनियों तक बाजू का रंग समुद्री दरियाओं या बारिशों और तेज समुद्री धूप की मार खा कर हल्का नस्वारी हो रहा था। आंखें जर्दी माइल सबज थी जैसे पेड़िए की होती है। जब प्रेस अत्ताशी ने इमरान को पेश किया तो कप्तान ने घूर कर इसका जायजा लिया और रौबदार आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम? कमांडो इमरान ने कहा, कबीरुद्दीन किचन मास्टर सर। अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हो? कप्तान ने पूछा। इमरान ने कहा, 4 जमातें पढ़ा हूँ साहब, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकता। कप्तान रूसी जबान में प्रेस अत्ताशी से बातें करने लगा। यही पूछ रहा होगा कि इस आदमी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है और क्या ये भरोसे का आदमी है वगैरह वगैरह। प्रेस अत्ताशी ने कप्तान की तसल्ली करा दी थी। इसने इमरान से कहा, मुगली पुलाव बना लेते हो? इमरान बोला, सर मुगली पुलाव की डिश तो मैंने ऐसी स्पेशल बनाता हूँ कि कोई क्या बनाएगा। जहाज के कप्तान ने जहाज के एक मुतैनात अफसर को बुलाकर रूसी जुबान में कुछ कहा। फिर इमरान से मुखातिब होकर बोला, तुम हमारे अफसर के साथ किचन में जाएगा और दोपहर के लंच के वास्ते हमारे लिए मुगली पुलाव तैयार करेगा। जाओ। जहाज का अफसर इमरान को लेकर जहाज के किचन रूम की तरफ चल दिया। किचन में तमाम रूसी अमले काम कर रहा था। इमरान को देखकर वो अपनी जुबान में हंस कर एक दूसरे से बातें करने लगे। किचन के हेड ने इमरान से उर्दू में कहा, कप्तान के लिए तुम लंच में मुगल पुलाव की डिश बनाएगा और कुछ चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। इमरान ने देखा कि जहाज के हास आदमी उर्दू जुबान बड़ी अच्छी तरह से बोलना जानते हैं। किचन के साथ ही एक छोटा सा कैबिन इमरान को रहने के वास्ते दिया गया था। जहाज का किचन और कैबिन वगैरह बड़े साफ सुथरे थे। जहाज का सारा अमला रूसी था। इमरान को सफेद और सुर्ख वर्दी के 2 जोड़े मिल गए थे। इसने किचन में जाकर वर्दी पहन ली। इसके पाँव के जूते के अंदर तले के नीचे वो छोटा सा तय किया हुआ कागज महफूज पड़ा था जिस पर सीक्रेट ब्रीफ केस के ताले का खुफिया कोड नंबर लिखा हुआ था। यह नंबर इमरान को ज़बानी भी याद था मगर एहतियात के तौर पर इसने कागज अपने जूते के अंदर ही रखा हुआ था। दिन के 12 बजे जहाज ने लंगर उठा दिया और बम्बई की बंदरगाह से रूस यानी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। 1.5-2 घंटे बाद जहाज खुले समंदर में सफर कर रहा था। समंदर पुरसकून था। जहाज एक नई जली रफ्तार से चला जा रहा था। ये बहरा अरब का समंदर था। अभी इमरान को मालूम नहीं था कि जहाज रास्ते में कौन कौन से मुल्क की बंदरगाह पर ठहरेगा। इसे ये भी पूरी तरह से इल्म नहीं था कि जहाज का समंदरी रूट कौन सा है। इसे यह मालूम करने की जरूरत भी नहीं थी। इसकी सारी तवज्जो सीक्रेट ब्रीफ केस की तरफ थी। सबसे पहले इसे ये सुराग लगाना था कि अगर मार्गरेटा की तलाश दुरुस्त है तो क्या ब्रीफ केस जहाज के कप्तान ने अपने कैबिन में रखा है तो कप्तान ने इसे कैबिन में किस जगह रखा होगा। जाहिर है ये ब्रीफ केस एक अहम दस्तावेज का हामिल था और कप्तान ने इसे कैबिन में किसी खुफिया जगह पर ही रखा होगा। जहाज पर अभी कैप्टन इमरान का पहला दिन था। दोपहर 2 बजे इसने लंच के लिए मुगली पुलाव तैयार कर लिया। किचन के दूसरे मुलाजिम बड़े गौर से इमरान को पुलाव तैयार करते देखते रहे। कप्तान दोपहर के 2:30 बजे लंच करता था। ठीक 2:30 बजे जहाज का सेकंड मेट
डायरेक्ट किचन में आया और इसने टूटी फूटी उर्दू में इमरान से पूछा कि क्या कप्तान का लंच तैयार है। इमरान ने कहा यस सर बिल्कुल तैयार है। इमरान सेकंड मेट के साथ मुगली पुलाव का ढका हुआ वान खुद उठाकर कप्तान के कैबिन में गया। कप्तान आमतौर पर अपने कैबिन में ही लंच और डिनर करता था। कैबिन काफी बड़ा और सलीके से सजा हुआ था। छोटी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। एक तरफ कप्तान का बेड लगा हुआ था। इसने सुरख कंबल तय करके रखा हुआ था। कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ डिनर टेबल पर बैठा रूसी शराब दो गग से दिल बहला रहा था, बल्कि अपनी भूख तेज कर रहा था। इमरान ने वान बेच पर रखकर इसका सरपोश यानी ढक्कन उठाया और तेज गरम मसालों की खुशबू उड़ने लगी। कप्तान ने लंबा सांस लेकर खुश होकर रूसी ज़बान में अपने फर्स्ट ऑफिसर से कुछ कहा। फिर इसने इमरान की तरफ मतवजा होकर उर्दू में कहा कबीरुद्दीन कबाब की खुशबू बहुत अच्छी है। कबाब के साथ जब मुर्गे का शोरबा भी था, इसमें खूब मसाले पड़े हुए थे। कप्तान बड़े शौक से खा रहा था और पुलाव की बार बार तारीफ कर रहा था। इमरान बड़े अदब से एक तरफ खड़ा था। कप्तान ने इमरान से कहा कबीरुद्दीन डिनर पर भी तुम यही डिश बनाएगा। यस सर, इमरान ने सर झुकाकर कहा। इस दौरान कमांडर इमरान की तेज निगाहें कैबिन का जायजा ले रही थी। कैबिन के दो पोर्शन थे। एक पोर्शन में एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, दूसरी तरफ कैबिन की गोल शीशे वाली खिड़की के साथ कैप्टन की लिखने लिखाने वाली टेबल लगी थी, जिस पर कंपास दुनिया का नक्शे वाला ग्लोब और बड़ी सी लॉग बुक पड़ी थी। इस लॉग बुक में जहाज के कप्तान रोजनामा दर्ज किया करते हैं। मेज के ऊपर दीवार पर रूस के सदर बुश इलेक्शन की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और मेज के कोने में रूस का झंडा एक लंबी सलाख के साथ लगा हुआ था। दूसरे पोर्शन में कप्तान का बिस्तर लगा हुआ था। दरमियान में राड लगाकर पर्दा खींचा हुआ था। पर्दा सुर्ख रंग का था और आड़ा इकट्ठा किया हुआ था। बिस्तर के सराहने तपाई पर टेबल लैंप था। टेबल लैंप के पास ही स्टैंड वाले फ्रेम में लगी हुई किसी औरत की रंगीन फोटो थी। वो मुस्कुरा रही थी, जिसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था। ये कप्तान की बीवी की फोटो ही हो सकती थी। बिस्तर के नीचे चमड़े का एक बड़ा सूटकेस थोड़ा सा नजर आ रहा था। छोटे शेल्फ में कुछ किताबें सजी हुई थी। बिस्तर के नीचे वाले सूटकेस के सिवा कैबिन में और कहीं कोई सूटकेस या ब्रीफकेस नजर नहीं आ रहा था। लिखने वाली मेज के पहलू में एक दरमियाने साइज की लकड़ी की चमकीली अलमारी दीवार के साथ जरूर लगी हुई थी, जो बंद थी। हो सकता है कप्तान ने ब्रीफकेस इसी अलमारी में रखा हो। बहरहाल ये इमरान ने अभी मालूम करना था। रात को डिनर पर भी इमरान ने कप्तान का पसंदीदा मुगली पुलाव ही बनाया। वो सेकंड मेट के साथ खुद खाना लेकर कैबिन में गया। कप्तान इमरान की कारकर्दगी से बहुत खुश था। एक तरफ से इसने इमरान को पास कर दिया था। रात को इमरान थोड़ी देर खाना खाने के बाद जहाज के डेक पर आकर सितारों की धुंधली रोशनी में समंदर की बड़ी बड़ी मौजू का नजारा करता। समंदर में कोई तूफान वगैरह नहीं था। वो नॉर्मल अंदाज में डोल रहा था और अपनी मंजर की तरफ रवान हुआ था। कुछ देर डेक के जंगले के पास टहलने के बाद इमरान अपने छोटे से कैबिन में आकर सो जाता। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। अभी तक इमरान को ब्रीफकेस का कोई सुराग नहीं मिला था। वो अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर ये बड़ी सरगर्मी से इसका खोज लगाने में लगा हुआ था। एक रोज जब रात को डिनर खाने के बाद कप्तान फर्स्ट ऑफिसर के साथ कैबिन से निकलकर बाहर आया। डेक पर रखी आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर तंबाकू नशी कर रहा था और थोड़ी डोका रूसी शराब से दिल बहला रहा था। तो इमरान ने बड़ी जुर्रत से काम लेकर इमरान के बिस्तर के नीचे रखे हुए बड़े सूटकेस को बाहर खींच लिया। सूटकेस को ताला नहीं लगा हुआ था। इसने जल्दी जल्दी सूटकेस की तलाशी ली। इसमें सवाए कप्तान के गर्म कपड़ों, एक दो फाहास तस्वीरों वाले रसाले के और कुछ ना था। इमरान ने जल्दी से सूटकेस बंद करके दोबारा पलंग के नीचे धकेल दिया और तेजी से उठकर डाइनिंग टेबल पर पड़ी हुई खाली बर्तन एक तरफ ट्रे में रखने लगा। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। कमांडो इमरान ने कैबिन की एक एक चीज की जितनी तलाशी ले सकता था तलाशी ले ली थी। अब सिर्फ लिखने वाली मेज के साथ लगी अलमारी ही रह गई थी। अलमारी में ताला कवर के अंदर लगा हुआ था। बाहर सिर्फ ताले की कुंजी लगाने वाला सुराख ही नजर आ रहा था। इमरान के लिए इस किस्म का ताला खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। सिवाय नंबरों वाले कंप्यूटराइज्ड और मैग्नेटिक ताले के इसे हर किस्म के ताला खोलने की बाकायदा तरबियत दी गई थी। लेकिन अलमारी को खोलकर इसकी तलाशी लेना खतरनाक भी साबित हो सकता था। ये काम इमरान सिर्फ इसी वक्त ही कर सकता था जब इसे यकीन हो कि कप्तान कम से कम 1 घंटे तक कैबिन में नहीं आएगा और वो जहाज के बुर्जा इंजन रूम में गया हुआ होगा। कप्तान जहाज पर घूमता फिरता रहता था। जहाज के बुर्ज पर जहाँ बहुत बड़ा बैजवी कमरे में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटरों वाला काउंटर के पीछे दीवार पर डायल और ग्लोब वगैरह लगे थे और समंदरों के नक्शे लटक रहे थे। कप्तान के असिस्टेंट, फर्स्ट मेट और फर्स्ट ऑफिसर इस बुर्ज रूम में हर वक्त मौजूद रहते थे। वो जहाज को इसी कमरे से कंट्रोल किए हुए थे। कप्तान किसी वक्त आता था, एक एक आला चेक करके कुछ देर
दूरबीन से सामने समंदर की मौजों को देखता और फिर दूसरी तरफ निकल जाता। इन 2 हफ्तों में इमरान ने नोट किया कि रात के खाने से पहले कप्तान जहाज के बड़े डाइनिंग हॉल में दूसरे ऑफिसर के साथ इस मेज पर बैठकर वाइन वगैरह से अपनी भूख तेज करता है, जो हर तिजारती और मुसाफिर बरदार जहाज में लगी होती है और जिसे अंग्रेजी में कैपिटल टेबल यानी कप्तान की मेज के नाम से पुकारा जाता है। तकरीबात के मौके पर कप्तान इस मेज पर मुंतखब मेहमानों और जहाज के अफसरों के साथ बैठकर खाना खाता है और इस टेबल पर कप्तान के साथ बैठकर खाना खाने को बड़ा एजाज समझा जाता है। इस वक्त कप्तान का कैबिन बिल्कुल खाली होता था और कमांडो इमरान तकरीबन अकेला ही कैबिन की छोटी डाइनिंग टेबल पर डिनर के वाजमात वगैरह रखता था, क्योंकि कप्तान डिनर अपने कैबिन में आकर अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ करता था। इमरान ने सोच लिया कि सिर्फ यही वो वक्त है जिस वक्त वो कैबिन में रखी बंद अलमारी को खोलकर देख सकता है कि ब्रीफकेस इसमें तो नहीं है। इमरान को यकीन था कि ब्रीफकेस इसी अलमारी में ही हो सकता है। इस दौरान जहाज श्रीलंका का चक्कर काटकर पहले हिंद की पानी में दाखिल हो चुका था। अब इसे थाईलैंड की बंदरगाह बैंकॉक में 2 दिन के लिए रुकना था। थाईलैंड करीब आ चुका था। इमरान ने फैसला किया कि जब जहाज बैंकॉक से रवाना होगा तो अलमारी की तलाशी ले लेगा। थाईलैंड के बाद जहाज का अगला पड़ाव सिंगापुर था और वहाँ से जहाज को जनूबी चीन का समंदर में से गुजरते हुए बहरे जापान में से होकर शुमाली जनूब में कायरे आजम रूस की बंदरगाह में जाकर लंगर अंदाज होना था। ये सारी मालूमात इमरान ने जहाज में ही हासिल कर ली थी। रूस की बंदरगाह इस जहाज की मंजिल थी, जहाँ जहाज को 1 महीने के बाद माल लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना था। जहाज बैंकॉक पहुँच गया। बैंकॉक में कुछ माल उतारा गया, कुछ माल जहाज पर लादा गया। 2 दिन बाद जहाज सिंगापुर की तरफ चल पड़ा। जब जहाज में अमनो ईमान हो गया तो और जहाज पर मामूल की जिंदगी शुरू हो गई तो एक रोज इमरान ने अलमारी की तलाशी लेने का प्रोग्राम तय कर लिया। अलमारी का ताला खोलने के लिए इसने लोहे की बारीक मगर मजबूत तार जहाज के स्टोर रूम से किसी तरह हासिल कर ली थी। यह 5-6 इंच लंबी तार थी जिसे इमरान ने दोहरा करके अपनी जेब में रख लिया था। तलाशी लेने का काम शुरू करने से पहले इमरान ने बाथरूम में जाकर अपने जूते के तलवे में से वो कागज निकाला जिस पर ब्रीफ केस के ताले का कोड नंबर लिखा हुआ था। इसने इस नंबर को बार बार पढ़कर अच्छी तरह से याद कर लिया और कागज को पुर्जा करके कंपोर्ट में बहा दिया। ये काम बड़ा जरूरी था। ये इसने इसलिए किया था कि अगर वो अलमारी की तलाशी लेते हुए पकड़ लिया जाए तो पूछताछ के दौरान इमरान तलाशी लेते वक्त इसके जूते के तले में से ये कागज बरामद ना हो जाए। और इस कागज का बरामद होना इस बात का हतमी सबूत था कि वो गैर मुल्की एजेंट है और पर्ची के बेस में मुआहदे की दस्तावेज को उड़ाने के लिए जहाज पर आया है। खुफिया कोड के नंबरों के हिस्सों को इसने इस तरह से याद किया था जिस तरह टेलीफोन के बाद नंबरों को याद कर लेते हैं। इसी तरह से एक खास तकनीक पर अमल करते हुए एजेंट लोग बड़े बड़े कोड नंबरों को याद कर लेते हैं और मौके पर सिर्फ पहला और आखिरी हिस्सा याद आने पर पूरे का पूरा नंबर ज़हन में उभर आता है। चनाचा इमरान ने भी ये कोड अच्छी तरह बल्कि पानी की तरह याद हुआ था, वरना वो कागज कभी फाड़ कर कंबोर्ड में ना बहाता। जब सूरज गुरूब हो गया और जुनूब मशरकी एशिया के समंदर पर अंधेरा छा गया तो कप्तान अपने कैबिन से निकलकर नीचे बड़े डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। जहाज के 2 ऑफिसर इसका इंतजार कर रहे थे और कप्तान के हाथ टेबल पर बैठे थे। कप्तान का आता देखकर वो उठ खड़े हुए और कप्तान की तंजीम बजा लाते हुए बैठ गए और वाइन की बोतल खुल गई। ये सब कमांडर इमरान इसी बहाने डाइनिंग रूम में आकर देख गया था। अब इसने देखा कि कप्तान अपने ऑफिसर के साथ बैठा और नौश में मसरूफ हो गया और अब कम से कम वहाँ 1.5 घंटे तक जरूर बैठे रहेगा और इसके बाद मुगली पुलाव खाने अपने कैबिन में आएगा। और तो इमरान खामोशी से ऊपर जाकर कप्तान के कैबिन में दाखिल हो गया और कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो खाने की मेज पर डिनर के कुछ खाली बर्तन लगाने में मसरूफ हो गया। शीशे के नाजुक फ्रांसीसी गिलासों को सफेद रुमाल से रगड़ कर चमकाने लगा। तो एक बार इसने कैबिन के दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था और अंदर से चट्टानी नहीं लगा सकता था। इस तरह इस पर शक पड़ सकता था कि वो कैबिन की चट्टानी लगाकर अंदर क्या कर रहा है। कम बहुत अलमारी का रुख कैबिन के दरवाजे के ऐन सामने था। अगर बाहर से कोई अचानक दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल होता है तो वो इमरान को अलमारी की तलाशी लेते हुए देख सकता था। इस काम में हर किस्म का और हर तरह से खतरा ही खतरा था, मगर खतरों से खेलना और खतरों को मोल लेना एक हुब्बुल वतन कमांडो के फराइज में शामिल होता है। इसे अपनी जान की परवाह नहीं होती, सिर्फ यही ख्याल होता है कि इसका मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो जाए।
मिशन को मुकम्मल किए बगैर मर जाना इसके नजदीक जिंदगी को जाया करने के बराबर होता है और ये किसी भी मुजाहिद कमांडो को गवारा नहीं होता। अगरचे कमांडो इमरान इस वक्त पूरी तरह से चारों तरफ से चौकन्ना और चौकस था, लेकिन इस वक्त इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि किसी तरह रूस और भारत के दरमियान होने वाले फौजी मुआहदे की नकल इसके पास आ जाए ताकि वो अपने वतन पाक को दुश्मन के नापाक और खतरनाक अज़ाइम से खबरदार कर सके। ताला खोलने वाली तार इमरान ने जेब से निकालकर अपने हाथ की मुट्ठी में छुपा ली थी। इसके और कप्तान की अलमारी के दरमियान सिर्फ 3 कदम का फासला था, मगर ये 3 कदम इसे अपनी जिंदगी की अजीम कामयाबी भी अता कर सकते थे और इसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके बेफायदा मौत के मुंह में भी धकेल सकते थे। जब वो कोड नंबरों वाला कागज जाया करने वाले बाथरूम में गया था तो वहीं इसने अपने बाएं जबड़े पर हल्का सा मुक्का मारकर अपने गले की पॉकेट में छुपाया हुआ इंतहाई ताकतवर अंगूठे के साइज का डार्ट कैमरा भी निकालकर जेब में डाल लिया था। ब्रीफ केस अलमारी में से बरामद होने की सूरत में इसे इस कैमरे की मदद से इस मुआहदे की दस्तावेज की फोटो कॉपी लेनी थी। ये छोटा सा मगर इंतहाई अहम कैमरा इस वक्त भी इसकी बास्केट में था। वो कमांडो एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार था। इसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं था। इसने केबिन के बंद दरवाजे पर एक निगाह डाली और बड़े इत्मीनान के साथ कैप्टन की बंद अलमारी की तरफ बढ़ा। ताला खोलने वाला तार इसने सीधे हाथ में था। अब इसे बिजली की तेजी और मशीन के पुर्जे की तरह काम करना था। अलमारी के पास जाते ही इसने तार चाबी की सुराख में डालकर इसे पहले दाएं जानब घुमाया, फिर तार को जरा नीचे करके एकदम ऊपर को उठाया तो टक की आवाज के साथ ताला खुल गया। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस किस्म के ताले के अंदर कमांडो इमरान तार डाले और वो ना खुले। इमरान ने जल्दी से अलमारी का पार्ट खोल कर देखा। अलमारी के अंदर 3 आने थे। इस पर नजर डालते ही इमरान को गौहर मराद मिल गया। ऊपर वाले आने में स्याह रंग का एक छोटे साइज का ब्रीफ केस पड़ा था। इसने ब्रीफ केस को बाहर निकाल कर देखा। इस पर सूरह हरफों में CCP लिखा हुआ था। इमरान ने जल्दी से अलमारी बंद की और ब्रीफ केस लेकर बाथरूम में घुस गया। अंदर जाते ही इसने कोड नंबरों को दबाया। टिक की आवाज आई, ब्रीफ केस खुल गया। ब्रीफ केस में एक सूरह रंग की जिल्द वाली फाइल पड़ी थी। इसने फाइल खोली और ये रूस और भारत के पाए जाने वाले फौजी मुआहदे की वसल काफी थी, जिस पर तमाम फौजी सामान की फहरिस्त पूरे सफे पर टाइप की हुई थी। वो जो रूस और भारत की सप्लाई किया जाना था और इसे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना था। कमांडो इमरान ने डार्ट कैमरा निकाल कर फहरिस्त वाले सफे को फोकस किया और बटन दबाए। कैमरे के अंदर किसी गाड़ी के चलने की आवाज आने लगी। कैमरे के अंदर तवील फहरिस्त को एक नुक्ते में मरकूज करने और इसका फोटो उतारने का अमल जारी था। इस अमल को 1 सेकंड से भी कम वक्त लगने लगा और आवाज बंद हो गई। इमरान ने जल्दी जल्दी कैमरे के निचले हिस्से को खोलकर उंगली के नाखून से भी छोटे साइज की स्टेनलेस स्टील की ट्यूब बाहर निकाली। ये दस्तावेज की फिल्म थी। इसने ट्यूब को फौरन मुंह में डालकर जबान की मदद से अपने गले की खुफिया पॉकेट में डाला। ब्रीफ केस बंद करके कोड नंबरों को उल्टा दबाकर ताला लगाया। डार्ट कैमरे को कंपाउंड में डालकर टैंकी का पानी छोड़ दिया। जब इसे यकीन हो गया डार्ट कैमरा नीचे समंदर में बह गया होगा तो बाथरूम का दरवाजा जरा सा खोलकर कैबिन में देखा। कैबिन इसी तरह खाली था। इसने कमीज के दामन से ब्रीफ केस के ऊपर लगे हुए अपने उंगलियों के निशानात को जोर से रगड़ कर साफ किया। कमीज के दामन से ब्रीफ केस को हैंडल से पकड़ लिया और दौड़कर बाथरूम में से निकल कर ब्रीफ केस अलमारी के ऊपर वाले खाने में रख दिया और अलमारी का दरवाजा बंद करके ताला लगा ही रहा था कि अचानक जहाज के कप्तान के कहका लगाने और किसी से बातें करने की आवाज आई। इसके साथ ही कैबिन का दरवाजा खुला और कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ अंदर आ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान गुमनाम हीरो पाइंदाबाद, ISI पाइंदाबाद लिखकर कमेंट करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुंचती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।